Hi. Am I audible? Yeah, you are. Um, Namaste, Adab, and very good evening. Good afternoon, everyone present here on the behalf of Group of Law Classroom. I'm your host, Mimansha Rajvansh, with my co-host, Mr. Utkarsh Gupta, for this special session. And I extend a hearty welcome to each one of you present in this session. The topic of the session is how to crack a judicial service examination. सो आप व्यूवर्स के डिमांड पे लॉ क्लासरूम ने ये इंटरव्यू सीरीज स्टार्ट की है जिसमें आज हमारी पहली गेस्ट हैं सिविल जज मिस शालिनी मिश्रा जिन्होंने 2019 में जुडिशियल सर्विस एग्जाम क्रैक किया है मध्य प्रदेश का और अभी ये सिहोरे डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हैं मध्य प्रदेश में तो आप मैं मैम की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने हैक्टिक शेड्यूल से हम सबके लिए टाइम निकाला और वो अपना टाइम अपना प्रीशियस टाइम हमें दे रही हैं हमारी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए, हमें इंस्पायर करने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए वो यहाँ आई हैं। तो पहले तो मैं आप सब व्यूवर्स को कह देना यू मोस्ट वेलकम मैम। मैं आप सब ऑडियंस को एक बार ये कहना चाहूंगी कि प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट कर लें क्योंकि वॉइस की वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है और जब आपको डायरेक्शन दिया जाएगा, जब आपको डायरेक्शन दिया जाएगा आपको अनम्यूट करने का, फिर आप अपने क्वेरीज मैम के सामने रख सकते हैं। और अगर कोई ज़्यादा अभी दिमाग में क्वेरी आ रही है तो वो चैट बॉक्स में मैसेज कर दें, हम वो मतलब उनके क्वेश्चंस को एंटरटेन कर लेंगे। तो आई होप आप सब रेडी होंगे अपने कॉपी पेन और क्वेश्चंस के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैम मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब आपको पता चला कि आपका मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विस में सिलेक्शन हुआ है तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था उस टाइम पे? मेरे 2-3 रिएक्शन एक साथ थे। पहले तो मैं चिल्लाई थी, फिर मैं रो दी थी और मैं स्माइल करते जा रही थी। ये मेरा एकदम सडन रिएक्शन था। एंड फिर मैंने अपनी फैमिली से बात करी थी क्योंकि उस टाइम अकेले थी। तो मम्मा पापा भाई सबको कॉन्फ्रेंस में लिया एंड देन सब साथ में रोए। ऐसा कुछ था। मैं समझ सकती हूँ, बहुत ज्यादा इमोशनल मोमेंट रहा होगा उस टाइम आपके लिए। तो पहले तो सबकी प्रिपरेशन थी, सबका रिजल्ट था, इसलिए फर्स्टली हम थोड़ा बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं कि आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ है, कॉलेज कहाँ से हुआ है। तो आपने स्कूलिंग कहाँ से की है? मेरे पापा ट्रांसफरेबल जॉब में है, ही इज आल्सो इन जुडिशरी। तो ट्रांसफर होता रहता था, तो मेरी स्कूलिंग काफी जगह से हुई है, एमपी में काफी जगह से। तो पर्टिकुलरली मैंने बस ये जान लो कि 10th 11th 12th मैंने ब्यावरा से किया है, जो कि भोपाल के ही पास में है, ओके, अच्छा। राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट। और कॉलेज मेरा आरडीवीवी जबलपुर अपना, तो मेरा कॉलेज पूरा वहां पर था। और मैम आपका कोर्स क्या था, मतलब बीबीए एलएलबी बीएलएलबी? बीए एलएलबी 5 ईयर कोर्स। 5 ईयर कोर्स इंग्लिश मीडियम था? जी, इंग्लिश मीडियम था। और मैम आपने ऐसा, मतलब लॉ में तो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स होती हैं, आप कॉर्पोरेट ज्वाइन कर सकती हैं, तो आपने जुडिशरी क्यों चूज किया, मतलब कोई स्पेसिफिक रीजन? हाँ, मेरे पापा मेरी इंस्पिरेशन रहे हैं हमेशा से, बचपन से उन्हें देखा है, उनके साथ लॉ की बुक्स को देखा है। तो बस वही सपना हमेशा से सजाया था कि पापा जैसा ही बनना है, और उसी को फुलफिल करने में लगी हुई थी। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने पापा के ड्रीम को अपना ड्रीम मानती हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने एमपी के अलावा कोई और स्टेट टारगेट किया हो, जैसे बिहार, झारखंड, दिल्ली या कोई अदर हाँ, स्टेट? मैंने झारखंड दिया है और छत्तीसगढ़ दिया था। और इसकी वजह ये थी कि मेरा ड्रीम जो जॉब था वो एमपी जुडिशरी का था बेसिकली। तो मैंने उन सब्जेक्ट्स जी। को देखा कि जो दूसरे स्टेट में एमपी से कॉमन है, ताकि मेरी एमपी की प्रैक्टिस होती रहे। तो झारखंड का छत्तीसगढ़ का ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है, तो वहाँ एग्जाम देना मेरे लिए काफी बेनिफिशियल था। आपको प्री की प्रिपरेशन हो जाती है, आप रिलैक्स होके पेपर देते हो, क्योंकि आपको पता है यहाँ आपको आना नहीं है। तो आप एक बार ईमानदारी से पढ़ते हैं, देन आप वहां जाके एग्जाम देते हैं, तो आपका बार बार ये मतलब सीरियस वाला रिवीजन होता है। तो मैंने 2 एग्जाम्स उधर 2 स्टेट को कवर किया था। तो आपने झारखंड जुडिशरी भी दिया है?
जी, वहाँ मेरा प्री निकला था, मेंस में आया था, बट फिर मेरा यहाँ सिलेक्शन हो चुका था तो वहाँ मैं आके गई ही नहीं। अच्छा, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आप वो भी देते तो शायद झारखंड जुडिशरी और एमपी जुडिशरी दोनों ही साथ में। थैंक यू। मिस्टर हिमांशु अग्रवाल हैं, जिनका ये एक क्वेश्चन है कि बिना कोचिंग के भी जुडिशरी क्रैक किया जा सकता है या कोचिंग लेना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है? नहीं, बिल्कुल क्रैक किया जा सकता है बिना कोचिंग के। बस आप जब शुरुआत करें तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए कि आपको किस है, क्योंकि लॉ ऑल अबाउट सेल्फ स्टडी। अगर आपको प्रोविजंस ही नहीं समझ में आ रहे हैं, आप मगअप नहीं कर सकते। बहुत वास्ट होता है, बहुत क्लॉजेस होते हैं, बहुत सब क्लॉजेस होते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट सेल्फ स्टडी, बट आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन होना चाहिए कि आपको क्या करना है, कितना करना है, किस चीज को नहीं करना है। तो अगर आपको इस चीज का नॉलेज है तो आप सेल्फ स्टडी करके भी फर्स्ट अटेम्प्ट में भी निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको 10 साल ही लगेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी डेडिकेशन पे होता है और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी होता है और आपकी करेक्ट गाइडेंस पे होता है। बहुत लोग हैं जो आपको भटका देते हैं। ऐसे लोगों से दूर रह के अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपका जरूर सिलेक्शन होगा। तो मैम की बहुत अच्छी एडवाइस थी कि अगर आप सही डायरेक्शन पे जाते हैं तो आप बिना कोचिंग के भी क्रैक कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि लॉन्ग टाइम लगे, 1 साल में ही पॉसिबल है ये। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने प्रैक्टिस की है या डायरेक्टली जुडिशरी की प्रिपरेशन की है, और इंटर्नशिप का क्या इम्पोर्टेंस है इस जुडिशियल एग्जाम में या नहीं है? मैंने प्रैक्टिस तो नहीं करी है, फ्रेंकली स्पीकिंग। वो ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्जाम होता है, मैंने वो दिया था। मैंने अपना कार्ड बनवाया बस, बाकी मैं एक दिन भी कोर्ट नहीं गई। बिकॉज मेरा हमेशा से था कि मुझे सिविल जज ही देना है, तो मैंने बिल्कुल कोर्ट के चक्कर नहीं काटे। बिकॉज वो टाइम वेस्ट करता है आपका, टाइम वेस्ट इन सेंस कि आप थक जाते हो। तो आपको जो चीज घर पे आके पढ़ने में जो आपका माइंड, उसको भी एनर्जी लगती है। ऑल्दो आपको फिजिकल एनर्जी नहीं लगती, बट मेंटली आप बहुत थक जाते हो। तो आप वो वाला डेडिकेशन नहीं दे सकते प्रिपरेशन में जो आप नॉर्मली अगर अपने खुद के रूटीन से दे सकते। तो मैंने प्रैक्टिस नहीं करी, बिल्कुल भी नहीं। और रजिस्टर्ड थी। और इंटर्नशिप का कोई रोल है इस जुडिशियल सर्विस एग्जाम में या नहीं, फिर? अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन है, लाइक सबके अलग अलग गेम होते हैं। मेरा था या तो जुडिशियल सर्विस करना है या तो फिर प्रोफेसर उसमें जाती। बट जुडिशरी को मैं छोड़ने नहीं वाली थी, ये भी मेरा फिक्स था। तो और कुछ लोगों का होता है कि ये जुडिशरी का ट्राई करेंगे 2-3 साल के लिए, अगर होता है तो ठीक, नहीं तो प्रैक्टिस करेंगे। जिनके यहाँ जो सुन रहे हैं मुझे, अगर उनका ऐसा कोई एम है तो वो बिल्कुल इंटर्नशिप करें और वो बिल्कुल प्रैक्टिस भी करें। रेगुलर बेसिस पे नहीं कर रहे हैं तो साइमल्टेनियसली कभी कभी जाया करें। बट जिनका होल सोल मोटिव ही जुडिशियल सर्विस है, उनके लिए तो मैं बिल्कुल सजेस्ट कर सकती हूँ कि इंटर्नशिप या प्रैक्टिस आपको उतनी यूजफुल नहीं होगी। क्योंकि जो आप एग्जाम में लिखते हैं और जो आप प्रैक्टिकली वर्क करते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो आपका मतलब आपकी बॉडी ज्यादा थकेगी अगर आप हर चीज को साथ में लेके चलेंगे तो। ओके मैम, ये तो आपने सही अच्छा वो बता दिया, क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था कि इंटर्नशिप का शायद कोई बेनिफिट हो एग्जाम में या फिर प्रैक्टिस का। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है ये चीज का कि पहले प्रैक्टिस आपके कर लिए लेते हैं कुछ साल। आप अपने सेल्फ उसके लिए कर सकते हैं कि हाँ आप ग्रूम करेंगे, आपके डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। अगर आपको लगता है कि आप लोगों से कम्युनिकेट करने में कॉन्फिडेंट नहीं है, आप चाहिए आप पर ऐसे टाइम पे जाइए जब आप कॉलेज के शुरुआती दौर में हो, ना कि एंड में। मतलब आप अपने 6-7 सेमेस्टर के बाद अगर आपको पता है कि आपको सिविल जज बनना है, तो ये बेहतर होगा कि आप फिर अपना डेडिकेशन अपने तैयारी में लगाएं रादर देन इंटर्नशिप एंड प्रैक्टिस पर। अगर आपको शौक है या आप कंफ्यूज है कि आपको क्या करना है, तो 1st to 6-7 सेमेस्टर आप बकायदा इंटर्नशिप कर सकते हैं, वकालत भी ट्राई कर सकते हैं, मतलब किसी को ज्वाइन करके जूनियरशिप या इंटर्नशिप। वो अच्छी जी बात है, आपको समझ में आएगा कि ये चीज आपके लिए है या नहीं है। कुछ लोगों का ऐसा होता है जिनको सिविल जज बनना रहता है, बट इंटर्नशिप करने में उनका पूरा माइंड उधर लग जाता है। तो ये जी। चीज आपको जितनी जल्दी क्लियर हो उतना अच्छा रहता है। ये आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी कि अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप अपने टारगेट को फोकस करिए, ना कि इधर उधर टाइम हम्म। वेस्ट करिए। तो काफी हम्म। सही एडवाइस है। मेरे को ये पूछना था आपसे कि आपने कहीं से कोचिंग की है या सिर्फ सेल्फ स्टडी के बेस पे आपका क्लियर हुआ है ये एग्जाम?
मैंने एक कोचिंग करी थी एक्चुअली, मैं मेरे पापा से गाइडेंस लेती थी, बट आप अगर प्रिपरेशन करते हो आप अकेले पढ़ जाते हो, तो आपको चाहिए होता है कि जी आप लोगों के बीच में जाओ, कुछ आपको पता होना चाहिए कि कितना कंपटीशन है ये वो। तो मैंने एक सर को ज्वाइन करा था जबलपुर में, उनकी 1 घंटे की क्लास रहती थी, मैं वहाँ जाती थी और बाकी मेरी सेल्फ स्टडी रहती थी। तो उन सर का नाम अनुवाद श्रीवास्तव है, मैं उनके यहाँ पढ़ती थी और मैंने उन्हें काफी लंबे समय तक ज्वाइन किया हुआ था। मुझे वो 1 घंटे की क्लास में काफी अच्छा लगता था, मैं रिलैक्स हो जाती थी, मैं लोगों को देखती थी एंड देन मेरे कुछ डाउट्स होते थे उनसे क्लियर हो जाते थे, तो एक रिफ्रेशमेंट भी हो जाता था एंड बाकी तो सेल्फ स्टडी ही है। सर जी, आपने मतलब आपको ये जुडिशियल एग्जाम क्रैक करने में कितना साल लग गया? आपने 1 साल में किया या कितने साल? नहीं, और मैं 2016 पास आउट हूँ, फिर मैंने एलएलएम भी अच्छा, नहीं किया, मेरी सिर्फ एक ही डिग्री है एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा हुआ था 17 वाले में, मतलब हुआ था मतलब मैं इंटरव्यू तक गई थी, बट देन हार्ड लक, देन उसके बाद सेकंड में नहीं, थर्ड अटेम्प्ट में मेरा हुआ था 2019 में। ये तो आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक आप गई, फिर उसके बाद ये 2 साल और प्रिपरेशन के लिए, तो काफी कंसंट्रेशन एंड पेशेंस चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो ये बहुत ज्यादा इंस्पायर कर रही बहुत है सही। मुझे, तो व्यूअर्स को भी कर रही होगी, आई थॉट। सो मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन था आपसे कि जैसे स्टडी मटेरियल को लेके, कि आप कोई बुक सजेस्ट करना चाहें सब्जेक्ट वाइज, तो अच्छा रहेगा हम सबके लिए। मैं ओवरऑल एक जनरल सजेशन दे देती हूँ, एक जी इमेजिनरी सजेशन कि किसी ने अभी प्रिपरेशन शुरू नहीं की है इस हिसाब से, तो जो नए लोग हैं उनके लिए भी काम आएगा। अगर आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले जहाँ भी जिस स्टेट को आपने टारगेट किया है वहाँ के पूरे सब्जेक्ट की बेयर एक्ट पढ़ें। बेयर एक्ट पढ़ने के बाद आप कोई बुक रेफर करें, क्योंकि जो मेन लॉ होता है वो अपना बेयर एक्ट का होता है, जो बुक में होता है वो जजमेंट बेस्ड हो जाता है, उसमें चीजें फ्लिप हो जाती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि बेयर एक्ट अगर प्लेन रीडिंग करेंगे तो वो कुछ और कहना चाहेगा, और अगर आप उसको कमेंट्री में पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें तो ये कहा है, इसमें तो ये कहा है, कि एक्चुअली क्या है। तो पहले आप अपना बेस क्लियर करें बेयर एक्ट पढ़ के, फिर बुक्स में, हाँ मैं सजेस्ट कर सकती हूँ, मैं आपको नोट डाउन करवा दूंगी या मैं उत्कर्ष को सर्कुलेट कर दूंगी, आप बोलो तो आपको मैं यही बता सकती हूँ, जैसा आपको ठीक लगे। अगर आप कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, जैसे जो मेन मेन हाँ, सब्जेक्ट है जैसे उनके बस सीपीसी बता का, दीजिए। सीपीसी की टकवानी स्टूडेंट एडिशन बहुत सही है, सीआरपीसी के लिए केलकर अच्छी है, आईपीसी के लिए सक्सेना है, रतनलाल धीरज लाल है, ये सब आंसर्स राइटिंग के लिए बहुत अच्छी है, मैं उस वे में सजेस्ट कर रही हूँ। और टीपीए के लिए त्रिपाठी की बुक है, एविडेंस के लिए अवतार सिंह है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए अवतार सिंह है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आई फॉरगॉट द नेम। JN पांडे आई थिंक। जेएन पांडे, एग्जैक्टली, सॉरी, हाँ जेएन पांडे। तो ये जो ओके इम्पोर्टेंट है। ओके मैम, जो बाकी और इधर उधर की थोड़ा बहुत सब्जेक्ट्स बाकी हैं और बुक्स, तो वो बाकी ऐसा लाइक जैसे एसआरए का जो है, एसआरए अपन के यहाँ पर है, तो उसका आपको सीपीसी के पीछे मिल जाता है टकवानी में। और रही बात एमपीएलआरसी और एमपी अकोमोडेशन की, उसका बेयर एक्ट सफिशिएंट होता है, इवन लिमिटेशन एक्ट और नेगोशिएबल एक्ट में इनका भी बेयर एक्ट सफिशिएंट है, बिल्कुल। ओके मैम, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट था। बुक्स के बिना तो काम नहीं चल सकता, बुक्स नहीं एंड चल बेरेक्स सकता। के बिना। जी तो मेरा नेक्स्ट सवाल ये था कि आपने नोट्स मेकिंग कैसे बनाया, कैसे प्रिपेयर करते हैं नोट्स, जैसे रिवीजन के लिए भी नोट्स उसके हिसाब से, तो आप उसके लिए कोई सजेशन देना चाहें? मैंने मेंस के लिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर की बुक पढ़ी थी पहले। पहले मैंने सिर्फ बुक रीडिंग करी थी, बेयर एक्ट पढ़ा, जी पूरा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करे, उसके बाद मैंने पूरे मेंस की बुक उठाई, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, उसमें जी से मैंने छाटा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट बेयर एक्ट के होते हैं, पर कुछ होते हैं जो कमेंट्री से रिलेटेड होते हैं। तो उन क्वेश्चंस को जिन पे आंसर राइटिंग आपकी मस्ट है, मैंने उन पॉइंट्स को एक अलग से पेपर में नोट करा सब्जेक्ट वाइज, और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने ठीक है। आंसर नोट्स बनाए थे। मतलब ये नहीं कि आपको एक सब्जेक्ट है तो उस सब्जेक्ट में 100 क्वेश्चंस बन रहे तो आप 100 पे नोट्स बनाओ। ऐसा होता है कि एक बुक में काफी सारी चीजें बेयर रखते सफिशिएंट दी हुई हैं, पर कुछ कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है पर बहुत छोटे होते हैं,
फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 27 ऑफ एविडेंस एक्ट बहुत छोटा है पर इम्पोर्टेंट है, तो ऐसे क्वेश्चन को, या एलिबी को, प्री ऑफ एलिबी, रेस्ट चेस्ट, ये सब टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत छोटे छोटे सेक्शंस में, इनके आपको नोट्स बनाना जरूरी है। तो ऐसे टॉपिक्स के मैंने नोट्स बनाए थे। मैम मुझे ये पूछना था कि जैसे रिवीजन के लिए बहुत कम टाइम होता है लास्ट में और सिलेबस बहुत वास्ट होता है, तो उसके लिए कोई अलग से नोट्स बनाए या उसी के साथ ही जो हम प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं उसी को रिवाइज करें, क्योंकि इतना टाइम होता आई नहीं है गेस कि प्रिपरेशन का दौर इतना लंबा हो जाता है कि जब आप अपने नोट्स बना लेते हो तो आप इतने यूज टू हो जाते हो उस पन्नों के कि आपको पता है आपने कहाँ अंडरलाइन करी, कहाँ कुछ। तो रिवीजन एज सच जो अपन कॉलेज में ले जाके, मतलब जो एग्जाम के बीच में पढ़ते हैं ना, कि एक एग्जाम हो गई, अब दूसरे पेपर के बीच में 2 घंटे का गैप है, तो उसमें जो आपके नोट्स रहते हैं, आप नया कुछ मत बनाइएगा। जो चीज आप सबसे ज्यादा पढ़ते हैं ना, वही चीज लास्ट मोमेंट में आपको रिकॉल होती है। अगर आपने उसके लिए अलग से नोट्स भी बना लिए, मान लीजिए कि कुछ कीवर्ड्स के नोट्स बनाए, पर वो आप बार बार तो पढ़ोगे नहीं, तो जो चीज हम बार बार नहीं पढ़ते हैं उस चीज को हमें रिवाइज करने में भी दिक्कत होती है, भले ही वो छोटी हो। तो आप अपने जो भी नोट्स हैं, जो भी चीजें हैं, उसको ही ले जाइए और उसको बस रफ रीडिंग में पन्ने पलट लीजिए कि हाँ ये चीज मैंने देखी थी, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके मैम, तो मतलब सम अप ये है कि एक ही नोट्स हाँ बनाने हैं और उसी को हाँ रिवाइज करना है बार बार, हाँ हाँ, तो जिसलिए मे बी इजी आई रहे। आई डोंट नो आप लोग के साथ ऐसा होता है कि नहीं, लाइक अपन जो बुक से पढ़ते हैं ना, उस बुक के अपन को पन्ने याद होने लगते हैं कि ऊपर मैंने ये नोट डाला था, या मैंने इस पन्ने में ऐसा कुछ कलर से मार्क करा था। तो आप अपनी बुक्स के फैमिलियर हो जाते हैं, इसलिए आपके नोट्स भी आपके पर्सनल होते हैं, वो कोई और पकड़ेगा ना, वो रिवाइज नहीं कर पाएगा। तो जो चीज आपने इतनी टाइम से बनाई है, इतना पढ़ा है, उसको रिवाइज करना बहुत इजी हो जाता है। आप बुक्स भी ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज ना करें, हाँ अनलेस एंड अनटिल बहुत बड़ा अमेंडमेंट ना आया हो। बुक हमेशा लेटेस्ट लेनी चाहिए, लेकिन अगर बहुत छोटे छोटे अमेंडमेंट्स है ना, कि ट्राई करना चाहिए कि आप अपनी जो बुक बेहरक से पढ़ रहे हैं उसी में उसको कहीं ना कहीं से स्टिक कर लें, कोई पेपर लगा लें, कुछ कर लें, वरना आपको नई बुक्स से पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, फ्रेंडली होने में। ओके मैम, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, तो स्टूडेंट्स जनरली करते हैं कि उन कोचिंग के नोट्स लेके फिर उनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं, बुक्स भी लेते हैं, तो ये एकदम स्टडी मटेरियल बहुत ज्यादा वास्ट हो जाता है। तो अदर कोचिंग के नोट्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, कि खुद के नोट्स बनाने चाहिए, आपका कोई सजेशन हो? मैं इसमें किसी कोचिंग की बुराई नहीं करूंगी, सब अपनी अपनी मेहनत करते हैं बट आपके नोट्स आपके होते हैं, लाइक आप उनको अगर एक बार देख लो, मतलब उसके लिए अपन को ऐसे परेशान नहीं होना चाहिए कि यार वो राहुल से वहां के नोट्स नहीं पढ़े तो मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपने आपने कहीं से गाइडेंस ले ली, आप अपना आंसर बनाइए। इवन आपको आपके आंसर्स एक टाइम बाद लगेगा कि कुछ कमी है, आप अभी अपने आंसर से सेटिस्फाइड नहीं होगे। आप जितना पढ़ोगे ना, आपको उतनी नॉलेज मिलेगी लॉ में, उतनी ज्यादा चीजें ऐड करने का मन होगा। पहली बात तो इतना टाइम ही नहीं होता है, आप बहुत बड़े बड़े आंसर प्रिपेयर भी कर लेंगे तो आप एग्जाम में लिख नहीं सकते हैं, टाइम ही नहीं होता है इतना। आपको 8 से 10 मिनट मिलते हैं एक आंसर करने के लिए, तो उसमें आपको बेसिकली ये देखना रहता है कि क्वेश्चन क्या पूछा है और जो पूछा है वो आंसर हो गया है कि नहीं हुआ है, बस। उसमें एक्स्ट्रा अपन को ये नहीं सोचना है कि पेजेस भरेंगे, बहुत बहुत सारा लिखेंगे तो नंबर मिलेगा, तब तो बिल्कुल नंबर नहीं मिलेंगे। क्योंकि आपको जुडिशरी की एग्जाम देनी है, आपके माइंड सेटअप क्लियर होने चाहिए कि क्या पूछ रहा है, हम समझ रहे हैं कि नहीं, और हम क्या आंसर कर रहे हैं। ओके मैम, ये तो आपने अच्छा बता दिया, क्योंकि मैं भी कोचिंग के नोट्स लेने वाली थी तो अब मैं ध्यान रखूंगी इसका। इसका तो बस ये बोलूंगी, मेंटल स्ट्रेस ना लें आप लोग। अगर आपका कोई फ्रेंड बहुत अच्छी कोचिंग में पढ़ रहा है जिसकी वो दिन भर तारीफ करता है और आप नहीं जा पा रहे हैं, आप दूसरी कोचिंग में जाते हैं, या आपके पेरेंट्स आपको अदर सिटी में अलाउ नहीं कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका डेडिकेशन आपके हाथों में होता है, आपके नोट्स आपके हाथों में होते हैं। आप जितना हार्डवर्क करेंगे ना, आपके नोट्स उतने अच्छे बनेंगे और वो प्रॉपर बनेंगे। और मेक श्योर कि आप जब भी नोट्स बनाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देख के बनाए, ताकि आपको आइडिया रहे कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। पता चला आप कुछ भी क्वेश्चन बना रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट ही नहीं है, तो इस चीज का ध्यान रखें। ओके मैम, तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लो तो एक बार आइडिया हो जाएगा कि कैसे आइडिया हो क्वेश्चन जाता आते है, हैं। हाँ एग्जैक्टली। ओके मैम, तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन था कि जो जीके वाला पोर्शन होता है वो तो समझ आता नहीं है कि कैसे प्रिपेयर बिल्कुल करें, क्योंकि साइंस, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स सब उसमें इंक्लूड रहता है। तो आपने
वो कैसे कवर किया? यार फ्रेंकली स्पीकिंग जीके मेरा कुछ खास है नहीं बट अपने प्री में तो काम आता है। तो लास्ट में जैसे ही जब एग्जाम नोटिफिकेशन आता है ना कि अब एग्जाम आ रही है, उस टाइम पे मैंने करा था। ऑल्दो ये बिल्कुल सही सजेशन नहीं है, मैं अपना बता रही हूँ भैया, पहले से पढ़ाई करना सब लोग, लूसेंट की बुक पढ़ते रहना और मंथली जो भी आपको मैगजीन्स चाहिए आप पढ़ सकते हो। तो मैंने एक प्रतियोगिता दर्पण प्रेफर करी थी, फिर उसके बाद उसे मैंने बंद किया, मैंने घटना चक्र शुरू करा था। तो मैं लास्ट की 2 प्रिपरेशन में मैंने घटना चक्र यूज करा है और लूसेंट करा है, मतलब हिस्ट्री के लिए और इन सब चीजों के लिए। ल्यूसेंट का ही मैंने कंप्यूटर भी पढ़ा था, और एक पुणेकर करके बुक आती है और एक त्रिपाठी करके भी आती है, ये दोनों एमपीजीके के लिए आती है। इनको तो मैंने लिटरली फर्स्ट टाइम से ही बहुत अच्छे से पढ़ा था, क्योंकि अपना एमपीजीके है, अपना उसमें फोकस रहता है। जो छत्तीसगढ़ की तैयारी कर रहे हैं या झारखंड की तैयारी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कभी कभी छत्तीसगढ़ में ज्यादातर जजमेंट्स पूछ लेते हैं, रिसेंट केस लॉस और ये सब, उसमें वहां ज्यादा फोकस किया जाता है। और झारखंड में झारखंड की जीके पढ़ के जाए, मैंने दिया था तो वहाँ झारखंड का काफी कुछ पूछा था, वहां पुणेकर काम नहीं आएगी। और ये जो न्यूज़पेपर्स होते हैं तो उसका कोई रेफरेंस आप देना चाहे, कोई न्यूज़पेपर का जो आप डेली रीड न्यूज़पेपर के करते हो? लिए मैं ऑनलाइन एप्स यूज करती थी, टाइम्स ऑफ इंडिया और ये सब। फिर एक अच्छा, तो अड्डा ऐप 27 करके एक ऐप आता है, मैंने उसको भी कर रखा था, उस पर भी देखती रहती थी। मतलब मैंने काफी सारे न्यूज के एप्स डाउनलोड करके रखे थे, क्योंकि आप जनरली न्यूज़पेपर अलग से बैठ के पढ़ो तो 2 घंटे तो पॉसिबल नहीं हो पाता था, मेरे लिए तो नहीं हो पाता था ऐसे बिल्कुल पर्टिकुलर टाइम न्यूज़पेपर को देना। तो आप चलते फिरते इन चीजों को कवर कर सकते हो रिफ्रेशमेंट टाइप में। तो न्यूज़पेपर पढ़ने का उतना कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, आप डिफरेंट साइट्स को नहीं, रेफर अगर कर सकते ऐसा हैं और बिल्कुल नहीं है, न्यूज़पेपर जैसे जिनकी आदत होती है वो बहुत अच्छे से रीड करें, जिनको नहीं है उनके लिए ये है कि आप एप्स अच्छा। यूज करके अपना इंटरेस्ट बना सकते हैं। न्यूज़पेपर तो बहुत जरूरी चीज है। क्या होता है उसमें आपको काफी चीजें ऐसी पता चल जाती हैं कि ये शॉर्टकट में ऐसा कुछ हुआ है। लाइक फर्स्ट पेज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो साइड में छोटी छोटी न्यूज आती हैं वो सारी चीजें। बट जिसको जो न्यूज़पेपर पसंद हो वो करे, ऐसा मतलब कोई प्रायोरिटी बेस्ड नहीं है कि यही क्वेश्चन पेपर यहीं से बनते हैं, बस अच्छा, अपडेट तो जिस रहना है। हम्म। ओके मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो रीसेंट जजमेंट्स आते हैं, पूछे जाते हैं, इंटरव्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मतलब उसका क्या रोल है और उसको कहाँ से प्रिपेयर किया जा सकता है, कहाँ से, कोई साइट हो ऑथेंटिकेटेड आप बताना चाहें, या आपने कहाँ से यार प्रिपेयर साइट्स किया तो था? लाइक मेरा ऐसा था, जो भी चीजें हो रही हैं, जैसे आप जीके पढ़ते हो तो आपको पता है कि क्या चल रहा है दुनिया में, उसमें जो अपने लीगल फील्ड से रिलेटेड होता था ना उनको पॉइंट आउट करो। सब पे रिसेंट जजमेंट टाइप करके वही थोड़ा गूगल करना पड़ता था, वहां से मिल जाता था, क्योंकि इसी बेसिस पे आप अपने एसेस प्रिपेयर कर सकते हो। मतलब जो भी रिसेंट साइटेशंस होती थी वो ज्यादातर किसी ऐसे टॉपिक से क्रिएट होती थी जो या तो सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रही है या लीगली किसी रिफॉर्म कर रही है अपनी जो मतलब लॉ प्रोसेस को। तो उनका आपको मतलब जो भी अपडेट्स आपको न्यूज मिल रही है उनसे समझ में आ जाता था कि ये चीजें नहीं हो रही हैं, इनसे रिलेटेड कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट के साइटेशन आपको न्यूज़पेपर से समझ आ जाते थे कि ये आए हैं। आप उसको नोट करो, आप उसको रीड करो। और आंसर राइटिंग में मैंने लेटेस्ट जजमेंट की जगह जो लीडिंग साइटेशंस थी ना वो कोट करी थी, मतलब बहुत नहीं करी थी। कॉन्स्टिट्यूशन में कर लिया था, या कोई डॉक्ट्रिन पूछता है उसमें कर लिया था, लाइक पार्ट परफॉर्मेंस या इस टाइप का कुछ टीपीए में या कॉन्ट्रैक्ट में पूछा है तो। हर सब्जेक्ट में साइटेशन भी नहीं लिखे थे मैंने। और मैम जैसे जजेस के नेम्स बोले जाते हैं कि इम्पोर्टेंट होता है इंटरव्यू पर्पस के लिए, तो जज लैंडमार्क जजमेंट्स पढ़ो भी साथ में, जजेस के नेम, फिर साइटेशन, और जजमेंट्स भी इतने बड़े बड़े मिलते हैं साइट्स पे, तो जजेस के उसके नेम पता है कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं? एक्चुअली वो आपसे क्वेश्चन ऐसा करते हैं कि आपको आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, प्लीज डरिए मत, ऐसा नहीं करते, हाँ। उन्हें पता है बहुत टफ होता है इतना याद करना। वो आपसे पूछेंगे कि आपके फेवरेट साइटेशन कौन सी है या आपके फेवरेट जज कौन से हैं। ऑनरेबल्स का नाम बताना चाहेंगे आप उनका बताइए, आपको कोई भी पसंद है आप उनका बता सकते हैं नाम। फिर वो उससे रिलेटेड आपसे पूछते हैं कि उनके कोई से 4-5 जजमेंट्स जो आपने पढ़े हो, या फिर वो ऐसा बोलते हैं कि आप अपने फेवरेट जजमेंट्स बताइए, ये मुझसे पूछा गया था कि आपने कौन सा जजमेंट सबसे अच्छे से पढ़ा था। तो
ऐसे में आपसे जजमेंट पूछते हैं, फिर जजमेंट आपने बताया साइटेशन, फिर वो पूछते हैं कि ये किसका था। तो एनीवेज आपके हाथ में रहता है कि आपने क्या आंसर दिया है, तो आप जो भी आंसर देने वाले हैं उस हिसाब से आप प्रिपरेशन रखें अपनी। लाइक आप 5-6 केसेस अब पढ़ के जाएं, उसके बारे में सब कुछ पता कर लें, उसमें कौन जजेस थे, कितने बेंच थी, कितनों ने फेवर में करा था, कितनों ने अगेंस्ट में करा था, वो 4-5 चीजें आपकी प्रिपेयर होनी चाहिए। ओके मैम। और मैम मुझे ये पूछना था, जैसे जो हम जब आंसर राइटिंग करते हैं तो उसमें कितने नंबर ऑफ केसेस मेंशन करें, या मतलब केसेस मेंशन करना इम्पोर्टेंट होता ही है कि हमें इतने नंबर ऑफ केसेस मेंशन करना है, या नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा? नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। ओके मैम, पक्का नेक्स्ट क्वेश्चन था। इसमें ऐसा है, लेकिन अगर वो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट का है, या फिर किसी का डिफरेंस है, या फिर ऐसा क्वेश्चन है जो कि केस लॉ बेस्ड है, उनमें आपको साइटेशन कोट करना बहुत जरूरी है। जैसे 299 और 300 में डिफरेंस अगर पूछता है तो रेग वर्सेस गोविंदा का करना ही पड़ेगा आपको। वो लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि ये बहुत फेमस केस है तो आपको करना ही करना है। केशवानंद भारती अगर कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन उससे रिलेट कर रहा है तो आपको करना ही करना पड़ेगा। बट अदर देन दैट, अगर क्वेश्चन नॉर्मल है कि ये क्या होता है, इसके असेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है, तो उसमें जरूरी नहीं है। क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि आपका आंसर कैसा होगा। ओके मैम, अब हम थोड़ा प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए आगे हाँ बढ़ते हाँ, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी, तो मुझे ये पूछना था कि प्री कितने मार्क्स का होता है, और कितना स्कोर करना ज्यादा सेफ साइड रहेगा स्टूडेंट्स के लिए, कि इतना तो सेफ है ही कि निकाल 150 लेंगे? मार्क्स का रहता है, 150 मार्क्स का। पहले 100 का होता था, बीच में चेंज हो गया। उसमें 110 मार्क्स का अपना लॉ होता है, 20 मार्क्स का जीके होता है, 10 मार्क्स का इंग्लिश और 10 मार्क्स का कंप्यूटर। ठीक है। ओके मैम। और और सेफ मैम, साइट इज लाइक, सब जगह यार वो बदलते रहते हैं। जैसे मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 131 गया था कट ऑफ, सेकेंड अटेम्प्ट में 121 गया था, समथिंग लाइक दैट, और फिर उसके बाद 118 कुछ गया था। मतलब इट डिफर्स, और बहुत डिजास्टर्स हो रहता है कि पेपर इजी आ गया तो कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगा। तो आपको इजी लग रहा है अगर पेपर, तो मेक श्योर आप ओवर कॉन्फिडेंस ना हो उसमें, क्योंकि आपको लगता है यार बहुत इजी था ये तो मैं सब पढ़ के आया, और गलती वहीं होती है जब आप उस चीज को बहुत लाइटली ले लेते हैं। ऑब्वियसली बात है, पेपर ऐसे तो सेट नहीं होगा ना कि सबका सिलेक्शन हो जाए तो वहाँ कुछ ना कुछ तो ट्रिकी होता है। तो इस चीज को ध्यान दिया जाए, और पेपर इजी आए या टफ, उसको उतनी ही ईमानदारी से और उतना ही लगन से पढ़ के करना चाहिए, खासकर प्री सी। यहाँ एक चीज मैं एक्स्ट्रा बोलना चाहूंगी, सबका अपना अपना डर होता है। जो इंटरव्यू से बाहर गया होगा ना, उसको इंटरव्यू हमेशा डरावना लगेगा कि यार ये मैं फिर यहीं अटक गया। जो मीन्स से बाहर निकला होगा उसको मीन्स डरावना लगेगा। मुझे हमेशा से प्री डरावना लगता था। उसकी वजह ये है कि आपको आंसर पता होता है पर आप 4 ऑप्शन में उस पर्टिकुलर मोमेंट में कंफ्यूज हो जाते हो, है ना, एंड देन आपको समझ नहीं आता इसका आंसर क्या होगा। और फिर क्या होता है, आपने स्कोर तो अच्छा करा है पर कट ऑफ आपके हाथ में नहीं होता। आपने 140 मार्क्स लाए, 10 बस रह गया गलत, लेकिन क्या पता कट ऑफ 141 चला जाए। तो इट्स बेस्ड ऑन लक, टोटली लक बेस्ड है, इसलिए मुझे उसका डर था। तो मैं ये बोलूंगी, वैसे तो सब कहते हैं प्रिपरेशन मेंस की करनी चाहिए, फिर प्री अपने आप हो जाता है, लेकिन जिसको प्री से डर है वो साइमल्टेनियसली प्री की तैयारी करते रहे। वो कैसे कर सकते हैं, आप ऑब्जेक्टिव करते रहो, और उसको, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बनता रहेगा। वरना क्या होता है ना, लास्ट मोमेंट में अगर आप सोचो कि लास्ट मोमेंट में करेंगे, पढ़ाई तो आप पूरी कर लोगे, बट जब 4 ऑप्शन आएंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो जिनको प्री से डर लगता है मैं उनको यही सजेस्ट करूंगी, जिनका प्री रुक जाता है, कि आप प्लीज ऑब्जेक्टिव करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बहुत बार सॉल्व करो, और साथ ही साथ मेंस की तैयारी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव की कोई सी एक बुक है, मैं बता रही हूँ, एक सेकेंड मैं लेकर रखी थी कि आप लोगों को शो करने का हुआ। ये बुक है राहुल मिश्रा की, देख सकते हो आप लोग? यस हाँ मैम, दिख रहा है क्लियर। ये राहुल मिश्रा की बुक है, मैंने इससे करा था प्रिपरेशन। इसमें सबसे अच्छी बात, पर हाँ ये हिंदी में आती है, ये एक इसका ड्रॉबैक है। बट इसकी खासियत ये है, इसमें एमपी अकोमोडेशन और अपने एमपी एलआरसी, अपने 12 सब्जेक्ट्स जो एमपी में आते हैं पूरे कवर अप हैं, और एक क्वेश्चन को 10 तरह से पूछा गया है।
तो आप एक आइडिया लगा सकते हो कि यार हाँ ये ऐसे भी पूछ सकता है, वरना अपन एक ही माइंडसेट से जाते हैं कि ऐसा पूछेगा और अपन को एक चीज टिक कर देनी है। तो जिनको प्री से लगता है कि उसको प्री में थोड़ा दिक्कत है या वो ज्यादा स्कोर नहीं कर पा रहा है या हर बार बाउंड्री पे रह जा रहा है, तो आप ऑब्जेक्टिव्स करते रहें, बिल्कुल करते रहें, और कोशिश करें कि कंप्यूटर और जीके को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दें। ओके मैम, आप जरा ये बता सकते हैं कि पहले प्री की तैयारी करें या मेंस की करें, क्योंकि लोग कहते हैं पहले मेंस तैयार करो तो प्री अपने आप तैयार हो जाएगा, तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मेरी वही एडवाइस है कि जिनको लगता है कि उनको ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम है, राइट, तो वो लोग प्री की तैयारी करें। पर प्री की तैयारी कैसे होती है, आप पढ़ते जाओ, बेयर एक्ट ही पढ़ना है आपको, मेंस के लिए भी बेयर एक्ट ही पढ़ना है आपको। तो जब आप कोई सब्जेक्ट कर रहे हो, लाइक मान लो आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा आज, मेंस की तैयारी करने के हिसाब से शुरुआत मेंस की तैयारी से ही करनी चाहिए, क्योंकि उस बेसिस पे अगर जब अपन जाते हैं तो अपन चीजों को डिटेल में पढ़ते हैं, मतलब उसको समझ समझ के चलते हैं, तो आपका बेयर एक्ट क्लियर हो जाता है। बट जब आपने वो सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया तो हैंड टू हैंड उसके सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव ट्राई कर लो, पूरे क्वेश्चंस लगा लो, तो आपका प्री भी हैंड टू हैंड हो जाएगा। आप सोचोगे कि पहले पूरे 12 सब्जेक्ट मेंस के हिसाब से कर लें फिर अपन ऑब्जेक्टिव करेंगे, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तुरंत तुरंत में याद भी रहता है और जो भी आपने पढ़ा है उसका एक रिवीजन भी हो जाता है ओवरऑल, कि अभी मैंने ये पूरा सब्जेक्ट पढ़ा था, मेंस के बेसिस पे पढ़ा था। पर क्या होता है जब मेंस के बेसिस पे पढ़ते हैं ना, हम पूरे सेंटेंस को याद रखते हैं या फिर हम पूरे क्रक्स को याद रखते हैं, लेकिन प्री में क्या पूछता है, एक पर्टिकुलर वर्ड पूछ देगा, शैल मे का वर्ड पूछ देगा, यहाँ शैल था या मे था, यहाँ कितने मंथ्स थे, अपन इस चीजों को इग्नोर कर देते हैं कई बार मेंस की तैयारी में। तो साइमल्टेनियसली चलाना बहुत अच्छा रहता है। जैसे अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, कोई पेपर नहीं हो रहा है अभी फिलहाल, कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि पेपर होंगे, सारे डिलेड ही हो रहे हैं। आप लोग के पास बहुत अच्छा समय है कि आप लोग मेंस की तैयारी में लगे रहें और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव करें। आप भले ही संडे संडे ऑब्जेक्टिव करें, कोई दिक्कत नहीं है, पर बिल्कुल इसको इग्नोर करके ना बैठे कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब ऑब्जेक्टिव करेंगे। ओके मैम। मैम मेंस में कितने पेपर होते हैं और कितने मार्क्स के होते हैं? मेंस में 4 पेपर होते हैं, 100 मार्क्स का होता है। फर्स्ट पेपर में 6 सब्जेक्ट्स होते हैं सिविल के। सेकंड में होता है एसे राइटिंग होती है, सोशल इशू पे, लीगल इशू पे और समरी राइटिंग, ये सारी चीजें होती हैं, ट्रांसलेशन भी होता है उसमें। थर्ड पेपर में क्रिमिनल का होता है, उसमें भी फिर 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, जो अपने 12 सब्जेक्ट्स प्री के होते हैं उसको फर्स्ट और थर्ड पेपर में 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। और फोर्थ पेपर जो होता है वो जजमेंट राइटिंग का होता है, उसमें 2 जजमेंट लिखने रहते हैं, एक सिविल का एक क्रिमिनल का, और एक चार्ज लगाना होता है और एक इश्यूज बनाने होते हैं। 4 क्वेश्चन होते हैं टोटल उसमें। ओके, एक व्यूवर्स है मिस्टर शर्राफ खान, उनका ये क्वेश्चन है कि कंटेंट क्या होने चाहिए आंसर राइटिंग में, मतलब मेंस में जो हम आंसर राइट करते हैं उसके कंटेंट क्या क्या होने चाहिए, और ओके ओके मतलब ओके। पॉइंट वाइज प्रेजेंटेशन हो सकता है कि पैराग्राफ में ही लिखना होगा, फ्लो चार्ट हम यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेंस में आप क्वेश्चन पेपर्स को ध्यान से पढ़ें। कई बार होता है क्वेश्चंस में 5 पार्ट में क्वेश्चन पूछा है, आप देखोगे क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं। पहले तो मेक श्योर कि आपको पांचों पार्ट्स के आंसर करने हैं। आप फ्लो चार्ट में बिल्कुल कर सकते हो, बहुत अच्छी बात रहेगी करना, अगर आपको बन रहा है कुछ फ्लो चार्ट उसमें बताना, आप बिल्कुल करके आप पॉइंट वाइज कर सकते हैं, आप पैराग्राफ राइटिंग भी कर सकते हैं, आप सिंपल एक पेन उठाया और लास्ट में बंद करा वैसा भी कर सकते हैं। आई विल सजेस्ट कि आप पेन तो नहीं चेंज कर रहे हैं वहां पे, आप कर सकते हैं, वैसे ब्लू ब्लैक यूज करा जा सकता है, बट आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि पेपर लेंथी आ गया। आप क्वेश्चन जब रीड करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसा लिखना है। अगर आप पेन चेंज ही नहीं कर पा रहे हो तो मेक श्योर कि आप अच्छा लिखो, थोड़ा अट्रैक्टिव तो करना पड़ेगा ना कि सामने वाले को लगे कि हाँ कुछ लिखा है। एंड खासकर इसके लिए मैं टिप देना चाहूंगी कि क्वेश्चंस अगर पार्ट में पूछे गए हैं तो उन पार्ट्स को इंडिविजुअली आंसर करें। 5 पार्ट में है तो 5 पार्ट्स में आपके आंसर्स होने चाहिए। सिंगल है तो पॉइंट वाइज करिए उसको, और अगर नॉर्मल ऐसा कोई क्वेश्चन है जो पैराग्राफिंग में चल सकता है तो वो उसको पैराग्राफिंग में करिए। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपका आंसर कैसा होगा और उसके कंटेंट कैसे होंगे। हर ओके क्वेश्चन को मैम। डेफिनेशन से शुरू नहीं करना है, कि पता चला कि अपन का वो कॉन्सेप्ट बना रहता है ना कि इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, फिर डेफिनेशन दे रहे हैं, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स दे रहे हैं, फिर बाकी सारे पॉइंट, और कंक्लूजन के पहले एक छोटा सा पैराग्राफ दे देते हैं जिसमें अपन आंसर लिखते हैं जो पूछा गया है।
ये बिल्कुल नहीं चलेगा, ये तो बिल्कुल ब्लफ करना होता है। मेक श्योर और हाँ, आंसर्स का एक और चीज है, लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैं भी हुई थी और बहुत परेशान हुई थी कि कितने बड़े आंसर लिखने चाहिए। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैंने यूज करा था, जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, मैंने उसके आंसर्स निकलवाए थे अपने, मतलब आरटीआई लगाई थी। तो मैंने देखा था कि मैंने छोटा लिखा है या बड़ा लिखा है, मार्क्स उस हिसाब से मिले हैं कि मैंने कंप्लीट आंसर लिखा है या नहीं। मेरा मैक्सिमम एक आंसर था 1.5 पेज का, उसमें मुझे 7.5 मार्क्स मिले थे, बिकॉज दैट वाज अ कंप्लीट डायरेक्ट आंसर। बट उसी जगह पे मैंने एक जगह ब्लफिंग करी थी, क्योंकि शायद मुझे वो उस टाइम याद नहीं आ रहा था, उसमें मुझे कम नंबर मिले थे, पर मैंने लिखा उसमें बहुत ज्यादा था, मैंने उसमें 2.5-3 पन्ने लिखे होंगे। तो इट्स अबाउट कि आपसे जो पूछा गया है आप वो प्रॉपरली लिख दें। ये मत सोचिए कि वो 2 पेज में आ रहा है या आधे में ही खत्म हो गया है, आपसे आपके क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो पेजेस की चिंता मत करें, अपन के दिमाग में ये भी आता है ना कि उनको कैसा लगेगा, यार ये 4 पेज का गया है, ये 3 पेज में ही खत्म हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर हमें डेकोरेशन नहीं करनी है अपने आंसर्स की कि सब एक से चले, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सिंक्रोनाइज नहीं करना है, अपने मटेरियल अच्छा होना चाहिए जो उनको पढ़ने में आए, जो उनके क्वेश्चन का आंसर करे। तो पेजेस की चिंता बिल्कुल मत करना आप लोग। एक व्यूअर है मनीष, उनका ये क्वेश्चन है कि निर्णय लेखन की तैयारी और चार्ज फ्रेमिंग कैसे करें। तो इसके लिए आप कोई बुक सजेस्ट करना चाहेंगी या हाँ, कोई मेरे व्यू देना पास चाहेंगी? इसका भी एक है बुक, के भारद्वाज की है ये, आप लोग को दिख रही होगी, के यस मैम, दिख रही भारद्वाज। है। मैंने इनके क्वेश्चन, इससे आपको फॉर्मेट नहीं यूज करा था मैंने, मैं फ्रेंकली बताऊंगी, मैंने फॉर्मेट तो नहीं यूज करा था, बट प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस की बहुत जरूरत होती है। एंड आप रील्स के जजमेंट तो बहुत बड़े होते हैं, आपको क्वेश्चन पेपर के हिसाब से ही करना पड़ेगा ना, कि 2 पेज का क्वेश्चन आता है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर प्लस आप ऐसी कोई बुक्स के भारद्वाज जैसी और भी आती होंगी, जिसको जैसी सुटेबल लगे, मैंने भारद्वाज जी की बुक से करा था, उन पे आप क्वेश्चंस देखिए, आप अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट समझिए कि आपको क्या समझ में आ रहा है, कैसा होना चाहिए, एंड देन आप उसकी प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस पढ़ के। इनके आंसर्स को मैं लेने को नहीं बोलूंगी कि जैसा ये अपनी बुक में लिखे हैं आप वैसा वैसा ही जजमेंट सीखिए, नहीं, आपको अपना फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, वो आप किसी से पूछ सकते हैं, आपको कभी लगे मेरी हेल्प चाहिए मैं बिल्कुल आपको बताऊंगी, आप अपनी क्वेरीज बिल्कुल इसके बाद भी पूछ सकते हैं मुझसे। बाकी जजमेंट का ऐसा है कि प्रैक्टिस से ही आएगा वो आपको, आप उसको रैंडमली ये सोच के कि यार मेंस के टाइम पे ही करेंगे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एक तो उसमें फोर्थ पेपर होता है, आप थक चुके होते हो, आप मेंटली भी टॉर्चर हो चुके होते हो 3 पेपर के बाद, क्या पता आपका पेपर बिगड़ रहा हो और फोर्थ पेपर भी बचा हो, आप और घबराए हुए होते हो। आपका ना अगर माइंड सेटअप नहीं रहा कि क्या फॉर्मेट है, आपका फॉर्मेट दिमाग में बैठा हुआ नहीं रहा, तो आपका फोर्थ पेपर बिगड़ जाएगा। वो बिल्कुल नहीं बिगड़ना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा स्कोरिंग यही होता है। जैसे मैथ्स होता था, अपनी जुडिशरी में जजमेंट राइटिंग है, क्यों? क्योंकि एक स्टेप वाइज चलता है, हर स्टेप की मार्किंग होती है, और एक फंडा है, जो क्लियर हो जाए तो कोई भी जजमेंट लिख सकता है, सिंपल सा है। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे क्रिमिनल की, सिविल की, उतना आएगा। और चार्जेस के लिए जिनका क्वेश्चन है, मैं उनको ये बोलूंगी कि आप कोई ऑफेंस अपने मन में बनाएं कि एक व्यक्ति था, वो यहाँ पर इतने बजे इसके घर के सामने उसे गाली दे रहा था या मार रहा था या फिर जान से मारने की धमकी दी थी। इमेजिनरी कुछ सिनेरियो बनाएं, उन सेक्शंस का जो कि जेएमएफसी या जेएमएससी ट्रायल है, आईपीसी से देख लें उसको, सीआरपीसी से टैली कर लें, और उन सेक्शंस को एक जगह नोट कर लें। उसके बाद उन सेक्शंस पे आप इमेजिनरी क्वेश्चंस बना लो कि ये ऐसे ऐसे अपराध हुआ है, बहुत छोटे से अपराध होते हैं बिल्कुल, उसमें आपको टाइम बताना पड़ेगा, एक प्लेस बताना पड़ेगा और डेट बताना पड़ेगा कि इस टाइम पे दिन में और यहाँ पर अपराध हुआ है। ये आपके दिमाग में बन गया कि ये ऑफेंस हुआ है, अब आप उसका चार्ज फ्रेम करो। एक आपको मिल जाना चाहिए फॉर्मेट, उस फॉर्मेट पे बेस्ड आप सारे चार्ज फ्रेम कर सकते हो। तो इसका आपको फॉर्मेट चाहिए होगा तो आप बिल्कुल इनसे मांग लीजिएगा, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और व्यूअर है अंबर पांडे जी, तो हम्म। उनका भी आपने जो पहले इस निर्णय लेखन के पहले एक बुक दिखाई थी, वो बुक दिखाने के लिए बोल रहे हैं फिर से। ओके ओके, राहुल कुमार मिश्रा की है ये बुक है।
राहुल कुमार मिश्रा जी। अंबर पांडे जी शायद आपने देख रहे होंगे तो क्लियर हो ये जाएगा। इसमें 10 सब्जेक्ट है और जो MPLRC और MP अकोमोडेशन की है उसकी अलग से बुक थी, सेम राहुल मिश्रा की ही थी। पहले वो एक साथ आते थे 12 सब्जेक्ट, बीच में जो अपने यहाँ MPLRC में चेंजेस आ गए थे, अमेंडमेंट हुए थे, इस वजह से उसने दूसरी एडिशन में निकाला था। तो 2 पार्ट में मिल रही है, मे बी शायद फिर से 12 सब्जेक्ट ही एक साथ मिलने लगी होगी। अगर आप चाहें तो शायद उनको ले लें बात करने के लिए, और जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी। ओके दी अंबर पांडे जी, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, अपने आप को अनम्यूट करें। लगता है अनम्यूट नहीं हो पा रहे, तो आप कंटिन्यू करें। मैम मुझे ये पूछना था कि am I audible? हाँ हाँ, ही इज एट पब्लिक प्लेस। हाँ ओके इसके वजह से ओके नोटिस हो, ठीक है। मैम ये पूछना था कि जब मेंस की तैयारी करते हैं तो एक एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करके हटाते जाएं या एक साथ 2 सब्जेक्ट उठाएं, कितने सब्जेक्ट एक साथ स्टार्ट करें प्रिपेयर करना? गुड क्वेश्चन। मतलब स्ट्रैटेजी क्या है हमारा मेंस छोटे के लिए? सब्जेक्ट्स होते हैं तो इंडिविजुअली करिए, आप जल्दी खत्म होंगे, कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ एक सब्जेक्ट पढ़ लिया है, याद हो गया है, प्रिपेयर है। बड़े सब्जेक्ट्स हैं और बड़े सब्जेक्ट के साथ हमेशा कुछ ना कुछ आप चलाइए साथ में, क्योंकि ये बिल्कुल बहुत हेक्टिक हो जाता है वही वही, और वो लंबा जाता है। खासकर CRPC CPC जैसे सब्जेक्ट वो महीनों ले लेते हैं खत्म करने में, अगर आप बहुत ही डिटेल्ड स्टडी करने बैठते हैं तो। और आपको ये चीज बहुत अलग से देखनी पड़ेगी, मतलब मैंने अपने टाइम पे करा था, बेयर एक्ट में टिक लगा लिए थे इंडेक्स में कि ये सेक्शंस या रूल्स में मीन्स के आंसर्स बनते हैं, और वो जो बेयर एक्ट में दिया हुआ है वो सफिशिएंट है मीन्स के लिए। तो उन पे मैं कभी आंसर्स राइटिंग नहीं करती थी, वो चीजें मुझे बेयर एक्ट से ही मेंस के लिए पढ़नी है, ये मैंने इंडेक्स में मार्क कर दिया था। मैं 3-4 कलर के हाइलाइटर या स्केच पेन्स या स्केच कलर यूज करती थी, जिससे आप उसको लिख लो कि ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर आपको प्रिपेयर करना है। ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है पर ऑलरेडी बेयर एक्ट आप मतलब जो बेयर एक्ट में है वो सफिशिएंट है। ठीक है, तो ऐसे करके आप पॉइंट्स कर लेंगे ना तो आपका काम इजी हो जाएगा। सी इट्स ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी। आपको सिंपल एज दैट, आपको अपने आप को रिलैक्स करके पढ़ना है, आपको अपने ऊपर बर्डन नहीं लेना है। देखिए पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, आपको लगेगा इस कोचिंग का भी देख लें, उस कोचिंग का भी देख लें, अपने फ्रेंड्स के नोट्स भी देख लें, और पता नहीं अच्छी अच्छी कितनी बुक्स प्रेफर कर लें। ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास आज की डेट में जो बुक्स है ना वही अच्छी बुक्स हैं, आप ये मान के चलिए। वो भी किसी राइटर ने लिखी है, ऑब्वियसली उसकी भी इम्पोर्टेंस है। हाँ आपने पहले ले ली और अब आपको कोई और कुछ तारीफ कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उस बुक की इम्पोर्टेंस खराब हो गई। बहुत लोग यूज करते हैं, राइट। तो आप कोशिश करिए कि आप अपने माइंडसेट को क्लियर करिए कि हाँ मैं इतना ही लिखना चाहूंगी इसमें। और देखिए मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें कुछ क्वेश्चन बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। उनको भी पता है कि बच्चे को 3 घंटे में 14 आंसर्स लिखने हैं और आपके करियर का सवाल है, तो बच्चा बहुत डरा होता है। तो छोटे आंसर्स को छोटा ही प्रिपेयर करना है। लाइक अगर उनने कुछ पूछा है जो 2 लाइन का है, वो लिटरली 2 लाइन में लिख के आइए। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आपको पता है और आपके पास टाइम है तो आप कीजिए, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन छोटा आता है ना, इसका मतलब ये है कि पेपर में 2-4 क्वेश्चन बड़े हैं, वो आपका टाइम उधर लेंगे, इसलिए इधर छोटे क्वेश्चन दिए हैं। तो ये परेशान नहीं होना चाहिए कि यार बहुत छोटा लिख दिया मैंने, अब क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो मेंस की तैयारी में भी और बड़े सब्जेक्ट के साथ हमेशा छोटा सब्जेक्ट, भले ही ऐसा कर सकते हैं आप कि आपने पहले सारे छोटे सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए मेंस के हिसाब से, फिर बड़े सब्जेक्ट जब शुरू करें ना तो साथ में इनका रिवीजन शुरू कर दें, तो आपका रिवीजन भी होता रहेगा और एक फॉर चेंज कुछ नया सब्जेक्ट भी मिलेगा। मैम मनीष जी का फिर से एक सवाल है कि निर्णयवाद से संबंधित सवाल भी पूछे जाते हैं क्या? कहाँ तो पर, मतलब इंटरव्यू में कि मेंस में? इसलिए ये इंटरव्यू मेंशन, से काफी क्वेश्चंस हैं, इंटरव्यू से रिलेटेड भी, कि इंटरव्यू से में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक मैंने उसका पूरा लिस्ट सुबह तैयार कर रखी है, मैंने पूरी शुभम, लिस्ट तैयार कर रखी है। हाँ एक शुभम कछवाहा का क्वेश्चन है, और एक
यही चीज क्वेश्चन मनीष जी का भी है कि इंटरव्यू में कैसे सवाल पूछे जाते हैं। ओके, तो मैं अपना इंटरव्यू का ही एक्सपीरियंस शेयर कर लेती हूँ आप लोगों से। पहले एक सेकेंड। पहले तो जिन जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया है, मेक श्योर कि आज तक के जितने भी इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं आप लोग के पास कलेक्टेड रहे। ठीक है, मतलब मे भी शायद वो बिल्कुल रिपीट ना हो, बट मे भी ऐसा हो कि आपकी किस्मत इतनी अच्छी हो कि उसी में से सारे क्वेश्चन आपके इंटरव्यू के हो सकते हैं। ठीक है, तो सब चीजों को इम्पोर्टेंस दीजिए, भले ही वो एक फालतू सा सब्जेक्ट क्वेश्चन हो। आपको लगता है यार ये तो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, मैं तो कुछ भी रैंडमली आंसर कर दूंगा, तो कुछ भी रैंडमली जैसी चीजें ऐसी जगह पे काम नहीं आती हैं। मतलब आपको जेन्युइन पर्सन बन के जाना है, पर शो ऑफ नहीं करना है। चीजें लाइटली होनी चाहिए, ओवर डेकोरेटेड चीजें वहां एक्सेप्ट नहीं होती हैं। जैसा मुझे फील हुआ, आप जितने डाउन टू अर्थ रहोगे, आप जितने सिंपल और एज जैसे आप हो वैसे रहोगे, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। मैं आपको अपने इंटरव्यू का क्वेश्चंस बताती हूँ, आप देखिएगा फिर उसके बाद पूछिएगा कुछ। इंटरव्यू में पहला तो मुझसे ये पूछा गया था, एक सेकेंड, नाम पूछा गया था, प्लेस ऑफ बर्थ पूछी गई थी, जस्ट टू मेक मी नॉर्मल। ठीक है, एंड देन जुडिशरी क्यों चुना मैंने, और जुडिशरी के पहले मैंने लॉ क्यों चुना। मतलब उसके अलावा भी बहुत सारी स्ट्रीम्स थी और मैं कॉमर्स स्टूडेंट रही हूँ, तो मैंने लॉ क्यों लिया, ये क्वेश्चन था। स्कूलिंग कहाँ से की, कॉलेज कहाँ से किया, ये विद इन 1 मिनट ये सब खत्म हो गया था। मेरा इंटरव्यू चला था 25 मिनट्स और 30 मिनट्स ऐसा कुछ गया था, ये जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। उसके पहले फिर फेवरेट सब्जेक्ट पूछा था। फेवरेट सब्जेक्ट के लिए मैं आप लोग को ये बोलूंगी, ओवर कॉन्फिडेंट आंसर मत दीजिएगा। अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट कोई सा है तो प्लीज वही बताइएगा, अगर आपको सब पसंद है तो वही बताइएगा। ये आपके इंटरव्यू पे ये आपका इंटरव्यू डिसाइड करता है, ये जो क्वेश्चन है कि फेवरेट सब्जेक्ट क्या होता है। नहीं है तो बना लीजिए, नहीं बन रहा है तो सारे बोलिएगा। आप ये सोचें कि मैं बहुत टफ सब्जेक्ट को बोलूंगा तो आपका इंटरव्यू में भी पॉसिबल उसी सब्जेक्ट पे हो जाए और पता चला आपको वो आ ही नहीं रहा है उस टाइम पे। एंड सी द थिंग इज, जो आपको पसंद है वो क्रिटिकल कंडीशन में आपको याद रहता है कि नहीं, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। यू वोंट बिलीव, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू में उनने मुझसे मेरा नाम पूछा था एंड आई वाज ब्लैंक। मुझे मेरा नाम ही याद नहीं आ रहा था, वो मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, मैं बहुत डर गई थी। बट सेकेंड टाइम इट वॉज ऑल कूल, मैं रिलैक्स होके गई थी। तो आप कई बार ऐसी चीजें भूल जाते हैं जो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होगी, शायद आपने बाहर ही अभी किसी को बताया होगा कि भाई ऐसा कुछ पूछे तो ये बताना, बट अंदर जाके आपसे पूछो और आप ब्लैंक हो सकते हो। तो मेक श्योर, फेवरेट सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उनने मुझसे पूछा था, मैंने कहा था मेरे सारे फेवरेट है सर, मुझे लॉ पसंद है। बट बहुतों ने मैंने अपने फ्रेंड्स लोगों से पूछा था, उनके एक्सपीरियंस से ये पता चला, उन्होंने कहा था कि सीआरपीसी पसंद है, सीपीसी पसंद है, तो उनका इंटरव्यू उस सब्जेक्ट बेस्ड गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे प्लीज ध्यान दीजिएगा। मैंने इस पे ज्यादा इसलिए बोला क्योंकि यहाँ से डिसाइड होगा कि आपके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाले हैं, राइट। फिर मुझसे पूछा गया था, मुझसे काफी सारे डेफिनेशंस पूछी गई थी, लाइक बेलमेंट की पूछी गई थी, फिर बेलमेंट से रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पूछे गए थे। बेल पूछा था, एफआईआर पूछा था, पार्ट परफॉर्मेंस पूछा था, कॉग्निजेंस पूछा था, डिक्री और जजमेंट की डेफिनेशन पूछी थी, देन उसके डिफरेंसेस पूछे थे, न्यूसेंस पूछा था, फिर न्यूसेंस से रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, मिसचीफ पूछा था, मिसचीफ से रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, इनसे रिलेटेड सीआरपीसी में प्रावधान कहाँ थे वो पूछा था, फिर 299 300 में डिफरेंस पूछा था। फिर बहुत सारे जो मैं आंसर्स कर रही थी, जो भी रैंडम आंसर्स मेरे निकल रहे थे उस पे बेस्ड उनको कुछ क्वेश्चंस आ जा रहे थे, तो वो उस पे भी क्रॉस कर रहे थे। फिर उनके क्वेश्चंस थे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 310 और 311, ये उन्होंने पूछा था। और आपका जो क्वेश्चन था कि वो जजेस के नाम पूछते हैं, उनने मुझसे पूछा था कि आपका सबसे पढ़ा हुआ जजमेंट कौन सा है। तो मैंने बताया था सर बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में मैंने ज्यादा पढ़ा था, तो उनने मुझसे काफी सारे सवाल बेसिक स्ट्रक्चर पे पूछ लिए थे। तो ऐसे करके आप ऐसी चीज बता सकते हैं जिसपे आपकी पहुंच है, जिसपे आपको लग रहा है कि हाँ ये मुझे बनता है, इस पे अगर वो मुझे ज्यादा पूछेंगे तो मैं बता सकती हूँ। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन था कंपोजिट टेनेंसी पे, ये एमपी अकोमोडेशन का है। और फिर कौन सी अपील कहाँ होती है, सिविल में कहाँ होती है, क्रिमिनल में कहाँ होती है, ये पूछे थे।
कुछ क्वेश्चंस और थे, मुझे ध्यान नहीं आया अभी। मैं अगर आप लोग को जानना होगा मैं बिल्कुल बाद में बताऊंगी। और इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि मिक्स लैंग्वेज मतलब कैसी लैंग्वेज में आंसर करा था, इंग्लिश या हिंदी, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। तो ये मेरा भी क्वेश्चन था क्योंकि, तो मैंने खुद से बता दिया। और इसमें ऐसा है कि आप जिसमें कंफर्टेबल हो, लाइक ऐसा नहीं है कि आपने इंग्लिश में शुरू कर दिया तो आप इंग्लिश ही बोलते रहो या कैसा भी। मेरा क्वेश्चन ऐसा था, सारे डेफिनेशन बेस्ड थे, तो मैंने वो सारे डेफिनेशंस मेरी प्रिपेयर्ड थी, मुझे पता थे कॉन्सेप्ट, तो मैंने इंग्लिश में आंसर करे थे। जहां पर उन्होंने मुझसे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछे थे वहां पे मैंने उन्हें हिंदी में भी आंसर करा है। इट डिपेंड्स कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है। एंड आप सबसे ज्यादा अच्छा ये होगा कि आप ये देखो वो किस लैंग्वेज में पूछ रहे हैं। अगर वो आपसे हिंदी में पूछ रहे हैं आप हिंदी में रिप्लाई करो, आपसे वो इंग्लिश में पूछ रहे हैं आप इंग्लिश में रिप्लाई करो, आप ऐसा भी कर सकते हो। पर अगर आपको लग रहा है आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो और वो क्वेश्चन हिंदी में पूछ रहे हैं, आपके माइंड में वो आंसर इंग्लिश में है, तो आप इंग्लिश में कर सकते हैं। इंटरव्यू इज ऑल अबाउट पर्सनालिटी ना, तो आप जिसमें कॉन्फिडेंस हो वो रिप्रेजेंट करना। मतलब लैंग्वेज स्विच करने से कोई इफेक्ट नहीं आएगा हमारी मार्किंग पे, ऐसा हम बोल सकते नहीं, हैं? बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों आएगा? मतलब आपको अपनी आपके आंसर रिप्रेजेंट करना है, आपको अपनी नॉलेज बताना है। और पर्सनालिटी क्या होती है कि आप कैसे अपनी लैंग्वेज को अपार्ट करके अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहे हो। उनको आपके आंसर्स में इतना इंटरेस्ट होना चाहिए कि वो ये ध्यान ना दें कि आप कैसे आंसर कर रहे हो, किस लैंग्वेज में आंसर कर रहे हो। आप कोई मूवी देखते हो, आपकी फेवरेट मूवी देखते होगे, आप ये देखते हो कि इंग्लिश में चल रही है हिंदी में, आप बस देखते चले जाते हो ना, रियलाइज नहीं होता है कि क्या चल रहा है। कई बार अपन स्विच करना भूल जाते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट दैट कि उनको आप अच्छे आंसर करो। मेक श्योर ऐसा ना हो। वो क्या होता है उससे कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज होता दिखता है कि आपको आ रहा है या आप भूल रहे हो या आप डर गए हो। ये होता है, नो डाउट ये होता है। बट थोड़ी प्रैक्टिस ऐसे कर लेना कि इंटरव्यू के पहले जो डेफिनेशंस होती हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, इन चीज को आप पहले से बोल बोल के मिरर के सामने तैयार कर लो, ताकि ऑन स्पॉट डेफिनेशन में कोई दिक्कत ना जाए। और वो डेफिनेशन ऐसे नहीं पूछते हैं कि आईपीसी की उठा के आपसे पूछ दिया और आप पूरा एज इट इज बोल दो। वो जानना चाहते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो आपको साइंस डेफिनेशन बना के याद करनी चाहिए। मिस्टर शुभम का एक क्वेश्चन था कि अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है इंटरव्यू में, तब हमें क्या जवाब देना चाहिए? बिल्कुल, पहली बात तो आप हम्बल होके आंसर करें। जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, वो अग्रेसिव करते हैं, वो उनका काम है, आपको अग्रेसिव नहीं होना है। फिर कभी भी ब्लफ मत करिएगा ये सोच के कि यार, जैसे आप लोग ऑब्वियस सी बात है जाएंगे तो देखेंगे कौन से ऑनरेबल आपका इंटरव्यू लेने वाले हैं। आप उनकी हिस्ट्री निकालने लगते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे हैं, सिविल में अच्छे हैं, क्रिमिनल में अच्छे हैं। लोग करते हैं, बच्चे इतने डरे होते हैं कि उन्हीं की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ने लगते हैं। तो ये सोच के कि यार ये तो सिविल में अच्छे हैं तो हम क्रिमिनल के आंसर्स ऐसे दे देंगे वैसे दे देंगे, ऐसा नहीं होता। वो ऑनरेबल है, उन्हें सब आता है, उनका एक टेस्ट है इसलिए वो उस पर काम करते हैं, ऐसा बस इतना ही होता है। ये नहीं कि उनको दूसरी चीज आती ही नहीं है। तो आप कभी भी ब्लफ ना करें, ये इमेजिनरी आंसर ना दें या खुद से कि सर आई एम कंफ्यूज बट ये होगा आंसर, या बट इफ करके नहीं। आप सीधे उनको सॉरी सर आई डोंट नो, सॉरी सर, खत्म काम। और सॉरी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको ऐसा लगे, मतलब उनको ये ना लगे कि आप एटीट्यूड सॉरी बोल रहे हो या गुस्से में सॉरी बोल रहे हो। जेन्युइन सॉरी होना चाहिए, क्योंकि सॉरी बोलने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ लोग को क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन लाइन से ऐसे पूछती है जिसमें आप लाइन से सॉरी बोल रहे हो। मैं अपना ही एक एक्सपीरियंस बताती हूँ, मैं किसी और का नहीं बोलूंगी। मेरे फर्स्ट इंटरव्यू में मेरे पहले शुरू के 5-7 मिनट का इंटरव्यू जीके पे चला गया था, पूरा जीके बेस्ड था। एंड आई वाज लाइक सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर, मतलब मैंने लिटरली 10 to 11 टाइम्स सॉरी बोला था। बट मैं हाइपर नहीं हुई थी, ये मुझे लगा कि उनने उस चीज को अप्रिशिएट करा था क्योंकि मेरे इंटरव्यू में मार्क्स अच्छे थे। एंड उसके बाद फिर उनने लॉ पे आए थे तो लॉ के आंसर सही दिए थे। तो आपको, वो ऑनरेबल है, आपके बहुत रिस्पेक्टेड है, आपसे बहुत सीनियर है, वो आपको गुस्सा दिला रहे हैं ताकि आप खुद चेक कर सके, ना कि वो ऐसे हैं कि वो एकदम परेशान कर रहे हैं। वो उनका प्रोसेस है, उस चीज पे कॉपरेट करना चाहिए। एंड आप मतलब
सॉरी तो बिल्कुल बोल देना, क्लियर सॉरी, मतलब आप क्वेश्चन सुन के समझ जाते हो कि आपको आंसर आता है कि नहीं, तो जस्ट आई एम सॉरी सर, सिंपल, ठीक है। एंड उसके बाद कभी ये प्रिटेंड ना करने की कोशिश करें कि मैं इनके सामने जैसा इनको चाहिए वैसा बन के दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। आप जैसे हो आप वैसे प्रिटेंड करना, और उनको चूज करने दीजिए कि आप में वो क्वालिटीज है कि नहीं है। जब आप प्रिटेंड करते हैं ना तो आप कहीं ना कहीं गलत हो जाते हैं, तो प्रिटेंड मत करिएगा। तो यार ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमें रियल ही रहना चाहिए, अपनी हाँ जिंदगी में भी रियल ही रहना चाहिए, पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए। एग्जैक्टली। एक और क्वेश्चन लेते हैं व्यूअर में से। एक आकांक्षा है, उन्होंने पूछा है कि मैम आप कितने घंटे स्टडी करती हैं। तो ये तो जनरल क्वेश्चन है। मैं स्टडी यार सी, मेरी टाइमिंग बहुत ऑड थी, मैं रात 10 बजे से मॉर्निंग के 10-11 बजे तक पढ़ती थी, बाकी टाइम मेरा कुछ नहीं रहता था। और एक और क्वेश्चन लेते हैं, अंशु सोनी जी हैं। तो जी, उन्होंने ये पूछा है कि मैम प्रॉपर गाइडेंस कैसे मिलेगी, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट करने वाले बहुत लोग होते हैं, ये कैसे पता चलेगा कि हमें सही गाइडेंस मिल रहा है। ओके, मेक श्योर, अगर आप, गाइडेंस इज नॉट अबाउट कि आपको हमेशा मतलब लॉ नोइंग पर्सन से ही मिले। सी, गाइडेंस हमें प्रिपरेशन की चाहिए होती है, क्या पढ़ना है वो आप किसी आप एग्जाम्स का पैटर्न देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। दिक्कत कहाँ आती है, लोग भटकाते हैं, भाई ये मत पढ़, भाई वो मत पढ़। तो बॉस अपने पास अपने क्वेश्चन पेपर्स हैं, अपने प्रीवियस ईयर के सारी चीजें हैं, कट ऑफ है, इतना आइडिया तो लग जाएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। एंड आपके जो मेंटोर्स हैं, टीचर्स हैं, आप उनसे बात करिए। क्या होता है, स्टूडेंट आपका कितना भी अच्छा फ्रेंड होगा, क्या जब कंपटीशन की बात आती है उसके करियर का भी सवाल है, आपके करियर का भी सवाल है। आप ये नहीं बोल सकते भाई तूने गलत बताया था, पॉसिबल ही नहीं है। वो बेचारा अपनी सीट देख रहा है, आप अपनी सीट बचाओ। तो मेक श्योर आप ऐसे लोग से पूछो ही मत जो बेचारा दुविधा में हो कि मैं क्या करूं, मैं क्या बताऊं, ठीक है। लाइक मेरे साथ, मैं एक दी के साथ पढ़ती थी, ठीक है, जिन पे मेरे को पूरा ट्रस्ट था कि हाँ मैं इनके साथ कुछ भी शेयर कर सकती हूँ। आपका भी स्टडी पार्टनर हो सकता है, आप उससे पूछो कि यार मैं कहाँ गलत हूँ। अगर आपको कोई पार्टनर नहीं है तो आप अपने आप को सेल्फ एनालाइज करो कि कहाँ गलत थे, क्या गलत था, कहाँ चूक हुई है, इससे समझ में आता है। और यार मैं भी हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हो अब, कोई भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो। और ऐसे हाँ, और भी लोग जो आपके कांटेक्ट में हैं, जो जुडिशरी में सेलेक्ट हो गए हैं, वो जरूर आपकी मदद करेंगे, बिल्कुल। आप उनको टेक्स्ट करिए, जिसको भी आप जानते हैं, जिससे भी आप पर्सनल टच में हैं, वो आपको बिल्कुल गाइड करेंगे। मेक श्योर कि आप कॉम्पिटिटर्स को मत परेशान करो, बिकॉज आप खुद अपने आप को उसकी जगह रख के देखना, कोई आपसे आपके नोट्स मांगेगा, आप एक पल को हिचकिचाओगे। तो वो चीज है ना, आप किसी और से वो क्यों उम्मीद कर रहे हो जो आप नहीं कर सकते हो। लोग शेयर भी करते हैं, लोग नहीं भी करते हैं। एंड प्रिपरेशन को प्लीज खुले दिल से करिएगा, सबकी हेल्प करिएगा। मैं ये नहीं कह रही कि नोट्स शेयर करिए, बट कोई पूछ रहा है कि ये क्या होता है तो प्लीज सही सही आंसर करिए। जब आप मन साफ रख के प्रिपरेशन करते हैं ना तो बहुत चीजों की टेंशन कम हो जाती है कि इससे छुपाना है, उससे छुपाना है, ये करना है, वो करना है। तो ये फालतू की छोटी छोटी चीजें जो आपको नेगेटिव करती हैं, इन चीजों हाँ, से थोड़ा बचिएगा। वो दिमाग में पूरा अलग अलग पूरा बहुत सारी चीजें चलती होंगी ऐसे में। एग्जैक्टली कि यार अगर उसने देख लिया तो, अगर वो बता दिया ये तो। बता दो ये सब। हाँ ये ये आंसू सोनी है, उन्होंने फिर से यही पूछा है कि मोटिवेशन के लिए क्या क्या किया आपने। सेकंड थिंग, मोटिवेशन। मैं, जब मेरा इंटरव्यू से नहीं हुआ था एंड वो कुछ मार्क्स के गैप में हुआ था, मैं लिटरली बहुत बुरा लगा था। ऑब्वियस सी बात है, बहुत लोगों को एक होता है ना फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ तक पहुँचना, काफी लोगों ने मुझे बोल दिया था यार तू तो हो जाएगी हो जाएगी, तो और बुरा लगा था। बट देन ऐसे टाइम में, और फिर क्या होता है, शुरू से शुरू करना बहुत टफ हो जाता है। ऐसे टाइम में मैंने अपने पेरेंट्स को देखा था, मेरे वॉलपेपर पे, मेरे फोन पे, हर जगह मेरे पेरेंट्स की फोटो थी कि अगर आप अपने लिए नहीं कर पा रहे हो तो उनके लिए करो, वो आपसे ज्यादा दुखी हुए हैं। तो मेरी इंस्पिरेशन मेरे मम्मा पापा थे, क्योंकि उन्हें इक्वली मेरे साथ कंट्रीब्यूट किया था, उनका पूरा पूरा योगदान था। एंड एक चीज और है, मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगी कि आप अपने पेरेंट्स से फ्रेंडली होके प्रिपरेशन करें। कंपटीशन आपके सिंगल का नहीं होता है,
आपके पेरेंट्स उसमें इक्वली पार्टिसिपेट रहते हैं। तो आप कैसा पढ़ते हैं, आपका रूटीन क्या है, आपको किस चीज से डिस्ट्रैक्शन होता है, ये आपके पेरेंट्स को पता होना चाहिए, ताकि वो आपके साथ कोऑपरेट कर सके और आपके सक्सेस का पूरा पार्ट बन सके, पूरी जर्नी का। कुछ लोग ने मुझसे बोला था, यार मैं रात में पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ, पर मेरे पेरेंट्स मतलब उठने नहीं देते हैं, सुबह जल्दी उठना पड़ता है। ये सारी चीजें आप अपने पेरेंट्स से क्लियर करें। आपको जिस टाइम पढ़ने का मन करता है आप उस टाइम पढ़ाई करें, ज्यादा बेटर होगा, आप अच्छी प्रिपरेशन कर पाएंगे। आप अर्ली मॉर्निंग वाले हैं, आप अर्ली मॉर्निंग में पढ़िए। और मोटिवेशन के लिए आप मूवीज देख सकते हो, पर अब ये नहीं कि डेली मोटिवेशन चाहिए तो डेली 4 मूवीज देख रहे हैं, ऐसा भी नहीं। मतलब ये तो बिल्कुल खुद से धोखा होगा। आपको मोटिवेट आप खुद कर सकते हैं। आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलती है कि आपको सर्च करना पड़ेगा। मैं लाइफ कोट्स पढ़ती थी, मैं माइथोलॉजी में काफी बिलीव करती हूँ, तो मैं उस चीजों को देखती थी। मैं काफी सारे ऐसी चीजें सुनती थी जो लाइफ से रिलेटेड हो, कुछ ऐसी सारी बातें। मैं अपने पेरेंट्स के पिक तो हमेशा ही देखती थी, क्योंकि उससे मुझे ये याद रहता था कि मैं हार रही हूँ लेकिन मुझे इनको जिताना है। तो ये एक लाइन थी जो मेरे मन में रहती थी। और वो आपने आपने करके दिखाया और आप अभी अब सिविल जज हैं। ये चीज मोटिवेशन आपका पूरा काम किया, ये चीज माना गया। और एक क्वेश्चन था कि जब मेंस आप लोग लिखते हैं सिविल जज में, तो वो कोई उसमें पहले मीडियम सेलेक्ट करना पड़ता है कि नहीं? और हाँ, एक मीडियम सेलेक्ट करना पड़ता है कि हिंदी या इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। आप तो इंग्लिश मीडियम है तो आप हिंदी भी कर सकते हैं, आप हिंदी मीडियम है तो आप इंग्लिश भी कर सकते हैं। इंग्लिश पर भी वंस यू हैव ऑप्टेड कि अगर आपने इंग्लिश ले लिया है या हिंदी ले लिया है, तो आपको चारों पेपर उसी मीडियम में करना पड़ेगा। उसी ऐसा पेपर नहीं पे। है कि आपने फर्स्ट पेपर हिंदी कर लिया, सेकंड पेपर इंग्लिश कर लिया। आप जो मतलब आप किसी भी मीडियम के हो, आप दूसरे मीडियम में पेपर दे सकते हैं, बट वो चारों में देना पड़ेगा। लोगों को ये डाउट इसलिए होता है कि वो जजमेंट राइटिंग जिनसे सीखते हैं ना, वो खासकर हिंदी में सीखते हैं, और वो रहते इंग्लिश मीडियम के, उनको बहुत दिक्कत आती है कि अब इसको इंग्लिश में कैसे करें। हाँ, आई थिंक प्रिया शर्मा का ये क्वेश्चन था तो वो क्लियर हो गया होगा कि वो पूछ रही थी कि मेंस में मेनली नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाए कि कोई अदर लैंग्वेज भी हम लोग चूज कर सकते हैं सर। जैसे जिसमें कंफर्टेबल हो, जिसमें आपकी स्पीड ज्यादा हो। हाँ, और एक और क्वेश्चन पूछा है उन्होंने शायद कि मैम इन आंसर राइटिंग वी राइट बेयर एक्ट और केस लॉ, और उसके कोई एनालिसिस। तो मेरे ख्याल बेयर से ये एक्ट। तो बेयर एक्ट आपने, और मेरे ख्याल से आपने बताया भी था पहले। और किसी के क्वेश्चंस? मीमांसा, कोई क्वेश्चन रह गया? मैम मुझे ये पूछना था कि देखो सोशल मीडिया लाइव होती है सबकी, और इस प्रिपरेशन में सबका मन करता है फेसबुक इंस्टाग्राम, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है उसके साथ भी। तो आपने वो सब कैसे हैंडल किया, मतलब सोशल मीडिया यार लाइव फर्स्ट पूरा अटेम्प्ट बंद? जब हुआ था, तब ज्यादा टाइम ही नहीं था। तब तो सब था लेकिन कुछ यूज नहीं किया, एंड उसके बाद जब नहीं हुआ तो सब डिलीट कर दिया। उसके बाद मैंने लिटरली एक अपने आप से रेजोल्यूशन लेकर कि अब जब रिजल्ट आएगा तभी वापस आया जाएगा, इस टाइप से तो छोड़ दिया था। एंड हाँ, इसमें आपका क्वेश्चन होगा कि व्हाट्सएप पे बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि आप अपने नोट शेयर करते हो, पीडीएफ शेयर करते हो, तो मेक श्योर आपका एक सर्कल हो जिनसे आप पढ़ाई की बातें करते हैं, एंड आप सिर्फ उन्हीं के साथ कनेक्टेड रहो। तो आपको इसके लिए नंबर चेंज करना पड़ेगा। मैंने बहुत किए हैं, मेरे पास पता नहीं कितनी सिम थी, मुझे खुद नहीं पता। फाइनली अब ये हो गई है जिससे अपन कनेक्टेड है, बट अदर देन दैट मैंने लिटरली हर पेपर में सिम्स चेंज करी हैं। सब मुझे बहुत बोलते भी थे कि तुम इतने नंबर क्यों लाती हो। आज की डेट पे सब समझ गए कि क्यों लाती थी, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन तो होता है। एंड मेक श्योर आप नेगेटिव लोगों से दूर रहो। प्रिपरेशन बहुत ही मेंटल लेवल का टॉर्चर करके जाता है। आप कंपटीशन वर्ल्ड में आपको मेंटल पीस बहुत चाहिए होती है, तो प्लीज आप ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रहें जो बिल्कुल आपको पीछे खींच रहे हैं। कई बार ऐसा होता है जो एडवोकेट्स रहते हैं, मतलब आपके फ्रेंड जो वकालत कर रहे हैं, वो बोलेंगे अरे कहाँ लगी है, और कोई आपके एडवोकेट फ्रेंड्स बोलेंगे कि यार सही है, अच्छा कर रहे हो, मुझे नहीं करना था पर तुम करो। मेरी एक फ्रेंड है जो मुझे हमेशा बूस्ट अप करती थी, उसे बिल्कुल शौक नहीं है जुडिशरी का, बट वो मुझे हमेशा इंस्पायर करती थी कि बहन तू कर, तू बहुत अच्छा कर रही है, अब मैं तेरे सामने प्रैक्टिस करूंगी, तू कर।
कि ऐसे दोस्तों को रखो आप जो आपकी प्रिपरेशन में आपको सपोर्ट करे, है ना। नेगेटिव लोगों से आप बेसिकली करोगे। होना चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए तो ज्यादा एग्जैक्टली। क्या होता है ना, अपन ऑलरेडी थक जाते हैं पढ़ते पढ़ते, कई बार हार मान जाते हैं कि अब नहीं हो रहा, पर क्यों नहीं हो रहा, ड्रीम जॉब है ना, सपने पूरे करने में टाइम लगता है। तो आप नेगेटिव हो जाओगे तो आप खुद को फिर आगे नहीं कर पाओगे। तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप पॉजिटिविटी से घिरे रहो। आप या तो फिर आप इतने स्ट्रांग रहो कि कोई आपको कुछ भी बोल जाए आपको फर्क ना पड़े। तो इन चीजों का बहुत ध्यान देना पड़ता है। छोटी छोटी बातें होती है पर आपके 2-2 3 दिन बर्बाद कर देती हैं कि कल परसों उसने मुझे ऐसा क्यों कहा। उसने तो कह दिया पर आपके 3 दिन चले गए जो वापस नहीं आएंगे। उसमें आपकी सीपीसी की रीडिंग हो जाती है। तो सही बात है। बहुत बुरा लगता है। और मीमांसा, और कोई क्वेश्चन रह गए हो तो उसको, तुम्हारे क्वेश्चन जो रह गए हो। एक दो क्वेश्चन है। मिस्टर शुभम पूछना चाह रहे हैं कि प्री से लेके इंटरव्यू तक में कितना टाइम लग जाता है, तो कुछ आपको आइडिया हो? ये तो आप कह लीजिए 1 साल की जर्नी है पूरी पूरी। मतलब डिपेंड करता है नोटिफिकेशन कब तक आ रहा है, बट ये पूरी 1 साल की जर्नी है और शर्मा पूछना चाह रही हैं कि जो सेक्शंस होते हैं वो इतने ज्यादा होते हैं, तो कैसे इतना आप दिमाग में रखें, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन है, तो इतना मगअप भी नहीं किया जाता है, तो उसके लिए क्या करें? एक्चुअली मेरे जो कोचिंग थी, मेरे सर हम लोग को इंडेक्स रटवाते थे। तो यार हमें तो सारे सेक्शंस याद हो गए थे, एक किताब के जितने भी हैं सारे, मतलब सारे के सारे रटवा दिए थे उन्होंने। 12 सब्जेक्ट थे पूरे। आज की डेट में आंसर कर पाऊंगी कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि 8-10 महीने से मैं टच में नहीं हूँ इन चीजों के। बट एक क्लास होती थी, ये आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। आप डेली किसी एक हम लोग के एक वीकली रूटीन था कोचिंग का, जिसमें पर डे के हिसाब से सेक्शन, मतलब सब्जेक्ट डिवाइड थे। तो सर शुरू की 10 मिनट की क्लास में वो सेक्शंस पूछते थे। एंड शुरू में समझ नहीं आता था कि इसके क्या बेनिफिट्स होंगे, लेकिन ये मेंस में काम आया, ये प्री में काम आया, इनफैक्ट ये इंटरव्यू में भी काम आया। तो उन्होंने तो हमें 12 सब्जेक्ट के पूरे इंडेक्स हटा दिए थे। और मैं और लोगों को इन्फॉर्म कर दूं कि जैसा बहुत लोगों को और भी क्वेरीज हैं और बहुत लोग कुछ पूछना भी चाहते हैं। जैसे कि अंबर पांडे जी बोल रहे हैं कि आपसे इस मीटिंग के बाद कैसे क्वेश्चन पूछ सकें या कैसे आपसे कनेक्ट हो चुके हैं। तो मैं बता देता हूं कि मैं मैम को अभी एक लॉ क्लासरूम का हमने ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप में, तो उसमें मैं मैम को ऐड कर लूंगा, दी को एक्चुअली। तो उसमें आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब में हमारा ये अभी लाइव चल रहा है, तो लाइव के डिस्क्रिप्शन में उसमें दिया हुआ है, लिंक दी हुई है, उसके थ्रू आप फॉर्म भरें, तो उसके थ्रू फिर आपको हम ज्वाइन करेंगे और वहाँ आप आंसर, मैम आंसर कर सकती है, दी आंसर कर देंगे आपके जो भी क्वेरीज होंगे। और प्रिया शर्मा जी, आपके साथ बहुत सारे क्वेरीज हैं, तो उसमें वो आप बिल्कुल ज्वाइन करें, तो उसमें बहुत सारे क्वेरीज आपके क्लियर हो जाएंगे, तो आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। और मेरे ख्याल से और कोई क्वेश्चन रह गए हो तो ले सकते हैं। बाकी मैं खुद से बताना चाहूंगी, हाँ। अगर आप लोग लॉ आपके कंप्लीट हो गया है 5 ईयर कोर्स या जिसका 3 ईयर है, आप ये मत सोचना कि एलएलएम करना या हायर ग्रेजुएशन करना बहुत मैंडेटरी है। आपका अपना खुद का होना चाहिए। लाइक मुझसे मेरे इंटरव्यू में पूछा गया था, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ कि आपने 2016 से 19 तक क्या किया और क्यों कुछ नहीं किया। तो आपकी ये आंसर्स, आपकी रीजनिंग्स आपकी खुद की होनी चाहिए। इसको आप खुद से सोचिएगा कि आप क्यों नहीं ले रहे हैं, और जिस वजह से नहीं ले रहे हैं वही वजह अपने इंटरव्यू में बताइएगा। ये सब कुछ फेक मत रहने दीजिएगा। तो लाइक मेरा पूरा होल सोल टारगेट था सिविल जज का, इसलिए मैंने एलएलएम नहीं किया। डिस्ट्रैक्शन, वो एलएलएम भी एक डिस्ट्रैक्शन है, ऑल्दो एक पढ़ाई है, ठीक है। तो सबका डिस्ट्रैक्शन अलग अलग होता है। जॉब भी एक डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि वो आपको पढ़ाई से 5 घंटे के लिए दूर कर रहा है। तो जरूरी नहीं है कि आपका डिस्ट्रैक्शन एक पर्सन हो या कोई मूवी हो या फिर आपके शौक हो। वो पढ़ाई या अच्छी चीजें भी हो सकती हैं। आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे अपने लाइफ से एलिमिनेट करते हैं। तो मैंने उस चीज का ग्रेड नहीं रखा कि मुझे 10-5 डिग्री कलेक्ट करनी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो बिल्कुल करिए, वरना आपके मन में ये भी रह जाएगा यार मैं तो पहली अटेम्प्ट में हो गया, मुझे तो एलएलएम करना था, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो ऐसा भी ना हो, जिसका जैसा मन हो। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। वैष्णवी जी का है, काफी देर से क्वेश्चन पूछना चाह रही थी। तो आपने जैसे मुझे बताया था कि पीसीएसजे जो होता है, अदर स्टेट पीसीएसजे कराती है, और मतलब एमपी हाई कोर्ट में हाई कोर्ट कराती है।
तो ये कन्वर्ट कर दिया गया है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज AIJS में। तो रीजनल जीके इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, फिर वो पूछ रहे हैं। ये अभी प्रोसेसिंग चल रही है, अभी हुआ नहीं है क्योंकि इंडिविजुअल स्टेट का अभी आएगा। जब ये आएगा, मतलब जब ये लागू होने लगेगा, तब फिर रीजनल जीके उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। फिर कैसा इम्पोर्टेंट होगा कि बहुत उस स्टेट की सबसे इम्पोर्टेंट चीजें क्या क्या हैं। फिर तो ऑल ओवर इंडिया के बारे में पढ़ेंगे ना, तो इंडिया में हर स्टेट आते हैं, तो वो एनी हाउ कवर तो होगा ही। बट आपको ये देखिए कि आपके रीजंस बढ़ जाएंगे। आप पहले एक पर्टिकुलर स्टेट का पढ़ रहे थे, अब आपको हर जगह का पढ़ना पड़ेगा। पर उसको आप ये मान के नहीं पढ़ सकते कि अपन अदर स्टेट का पढ़ रहे हैं, फिर अपना व्यू ऐसा हो जाएगा हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं। बस इतना डिफरेंस आएगा। ओके। और एक और किसी का क्वेश्चन है कि आपने कोचिंग कहाँ से ली थी? मैंने कोचिंग जबलपुर में अनुवाद श्रीवास्तव सर हैं, वो एडवोकेट है, उनके यहाँ ली थी। तो आई थिंक कंप्लीट होता है ये सेशन आई थिंक। और कोई क्वेश्चन तो रह नहीं गया होगा। मीमांसा, तुम्हारा कोई क्वेश्चन रह गया हो तुम्हारे जो लिस्ट में से? नहीं, दीदी ने बहुत अच्छे से सब एक्सप्लेन कर ही दिया, एकदम क्लिस्टर क्लियर है सब। मेरे दिमाग में तो। और व्यूअर्स को जितने और क्वेरी पूछनी है हम व्हाट्सएप ग्रुप में उनको ऐड कर लेंगे। हाँ, पूछ सकते हैं। हाँ, तो बहुत सारे क्वेश्चन है व्हाट्सएप नंबर में ऐड कर, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे आप लोग। यूट्यूब चैनल में चाहिए, उसमें सारे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। लॉ क्लासरूम यूट्यूब चैनल है, उसी में डिस्क्रिप्शन में आपको पता चल जाएगा कि क्या है, मतलब कैसे आपका ज्वाइन कर सकते हैं हमारा व्हाट्सएप ग्रुप। और थैंक यू शालिनी दी, मेरे कहने पर आपने इतना टाइम दिया, और वेलकम टू द लॉ क्लासरूम। नहीं, और सही में बिल्कुल आपने इतना सब लोगों को इतना टाइम दे रही हैं, और आप आगे भी हेल्प करने के लिए तैयार हैं और लॉ क्लासरूम में आई। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप हमारे लॉ क्लासरूम में आए। थैंक यू वेरी मच टू ऑल। लगता है सक्सेसफुल रहा, मुझे लगता है, और आगे भी। आई होप सो। ओके, चलिए तो मीटिंग एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन। बाय बाय। बाय बाय।